नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के गोगोंदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रताप भील के खिलाफ 10 महीने में दूसरा रेप का मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही मामलों में विधायक पर आरोप है कि विधायक ने नौकरी और शादी का झांसा देकर रेप किया। महिला ने अम्बा माता एसपी के पास जाकर बीजेपी विधायक प्रताप भील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इंडिया टुडे के मुताबिक महिला का कहना है कि विधायक ने शादी और नौकरी का झांसा देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। हालांकि विधायक इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। बता दें इससे 10 महीने पहले विधायक के खिलाफ जो बलात्कार का केस दर्ज किया गया था, उसमें सीआईडी जांच कर रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर जमकर गुस्सा निकाला। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर झूठे आरोपों के बाद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर फरार हैं। वे उन आरोपों को साबित करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही पवार ने कहा कि बीजेपी ने अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया है। आपने जो कुछ भी किया है उसकी आपको कीमत चुकानी होगी। शरद पवार ने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर होते हुए कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम कितने भी छापे मार लो, हम आप लोगों को महाराष्ट्र में कभी सरकार में नहीं आने देंगे। पवार ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि तुमने अनिल देशमुख को जेल में डाला, उनके हर दिन की और हर उस घंटे का हिसाब आज नहीं तो कल वसूला जाएगा। उन्होंने ये बयान नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को उनके खिलाफ रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने परमवीर सिंह के वकील से पूछा कि पहले हमें ये बताएं कि वो कहाँ हैं। अदालत ने कहा कि आप हैं कहाँ, आप इस देश में हैं या बाहर हैं, किसी राज्य में हैं, आप हैं कहाँ। कोर्ट ने कहा कि हम पहले ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं, फिर ही इस याचिका पर आएंगे। इस बीच जस्टिस कौल ने सिंह के वकील को तब निशाने पर लिया जब वकील ने तर्क दिया कि अगर उन्हें सांस लेने की अनुमति दी जाए तभी वो बाहर आ सकते हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि सिस्टम में भरोसे की इतनी कमी को देखें, वह पुलिस कमिश्नर थे लेकिन हम उनके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं करने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि वो भारत तभी आएंगे जब अदालतें उनकी रक्षा करेंगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ एक और आरोप लगाते हुए कहा कि वानखेड़े ने अपनी पहली पत्नी के चचेरे भाई को ड्रग्स के मामले में गलत तरीके से फंसा दिया ताकि उसके परिवार पर उसके खिलाफ ना बोलने का दबाव बनाया जा सके। नवाब मलिक ने कहा है कि वानखेड़े ने सोचा कि उनकी पहली पत्नी उनके खिलाफ बोलेंगी, इसलिए एक पैडलर के माध्यम से वानखेड़े ने ड्रग्स रखवाया और पहली पत्नी के चचेरे भाई को एंटी नारकोटिक सेल के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया। मलिक ने कहा कि उनकी पहली पत्नी के परिवार को धमकी दी गई थी कि अगर वे वानखेड़े के खिलाफ बोलते हैं तो पूरे परिवार को ड्रग पैडलर बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा। बता दें समीर वानखेड़े की पहली पत्नी शबाना कुरैशी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन उनके पिता जाहिद कुरैशी ने कहा था कि समीर वानखेड़े का परिवार मुसलमान ही था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को मुसलमान बताने का दावा करके बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट में इससे संबंधित कुल 28 दस्तावेज भी पेश किए हैं। ताज़ा दस्तावेज समीर वानखेड़े का स्कूल सर्टिफिकेट है जिसमें उनको मुसलमान बताया गया है। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े ने मुसलमान होते हुए अनुसूचित जाति के कोटे से फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल की है। श्रीनगर के हैदरपुरा में हुए विवादास्पद एनकाउंटर के मामले में विवाद बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच करने के आदेश दे दिए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि एडीएम रैंक के एक अफसर इस एनकाउंटर की जांच करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी और प्रशासन इस बात को तय करेगा कि नाइंसाफी ना हो। बता दें मारे गए लोगों के परिवार वालों ने कहा है कि उनके घर के लोगों का आतंकवाद से किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। श्रीनगर के हैदरपुरा में हुए एनकाउंटर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसके विरोध में 19 नवंबर को लोगों से बंद रखने के लिए कहा है। हैदरपुरा एनकाउंटर सोमवार शाम को हुआ था और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मांग की है कि इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। हुर्रियत ने बयान जारी कर कहा है कि हैदरपुरा एनकाउंटर ने कश्मीर के लोगों को हैरान कर दिया है। हुर्रियत ने कहा कि कश्मीर के अधिकतर नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता या तो जेल में हैं या फिर नजरबंद हैं। ऐसे वक्त में हैदरपुरा एनकाउंटर के खिलाफ और पीड़ितों के साथ खड़े होने के लिए लोगों को शुक्रवार को खुद ही बंद रखना चाहिए।
कॉमेडियन वीरदास के आई कम फ्रॉम टू इंडियाज कार्यक्रम को लेकर विवाद ठंडा नहीं पड़ रहा है। दिल्ली में वीरदास के खिलाफ पुलिस शिकायत होने के बाद अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी वीरदास को निशाने पर लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम ऐसे मस्खरे को परफॉर्म नहीं करने देंगे। अगर वह माफ़ी मांगते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। मिश्रा ने इसके साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि कुछ मस्करे हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कपिल सिब्बल तथा अन्य कांग्रेसी नेता उनके समर्थक हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ भी ऐसा ही करते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश में 60 घरों का एक एनक्लेव बना लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए एनडीटीवी ने दावा किया है कि यह एनक्लेव 2019 में मौजूद नहीं था, लेकिन एक साल बाद इसे देखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही 100 घरों का एक गांव बसाया है, जिसकी पुष्टि पेंटागन की एक रिपोर्ट में भी हो चुकी है और उससे 93 किलोमीटर पूर्व में ये नए घर बसाए गए हैं। ताज़ा एनक्लेव भारत के 6 किलोमीटर भीतर बताया जा रहा है, जो एलएसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच है, जिसे भारत ने हमेशा अपना क्षेत्र कहा है। एनडीटीवी के अनुसार जब उन्होंने इसको लेकर भारतीय सेना से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह स्थान चीनी क्षेत्र में एलएसी के उत्तर में स्थित है। हालांकि ये कथन इस तथ्य का खंडन नहीं करता है कि इस एनक्लेव का निर्माण एलएसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच या कहें कि चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र के भीतर किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर किसानों का धान नहीं खरीदने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया और धरना दिया। इस दौरान उन्होंने धान खरीद से लेकर बीजेपी पर चौतरफा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के दौरान केवल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि आपके खुफिया अधिकारी सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो भविष्य में तेलंगाना भी जैसे को तैसा रवैया अपनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी मामले दर्ज करेंगे। केसीआर ने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो वे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान सीमा पर अपना सारा ड्रामा, सर्जिकल स्ट्राइक, सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं। उन्होंने कहा ये लोग सब देख रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने केंद्र द्वारा धान की खरीद ना करने पर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना दिया। इस दौरान उनके कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार को धान खरीद को लेकर चेतावनी दी और कहा कि अगर धान खरीद नहीं होती है तो बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में सारा धान डाल देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कहती है कि धान उगाओ, लेकिन केंद्र सरकार खरीद नहीं रही है। वे राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। यदि आप नहीं खरीदते हैं तो हम आएंगे और भाजपा कार्यालय में धान डंप कर देंगे। गुड़गांव में दक्षिणपंथियों द्वारा खुले में नमाज के विरोध के बीच अब गुरुद्वारों के एक स्थानीय संघ ने घोषणा की है कि शुक्रवार को नमाज के लिए गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हुए हैं। गुरुग्राम की गुरुद्वारा सिंह सभा समिति ने कहा कि वो मुसलमानों को नमाज अदा कराने के लिए यहां अनुमति देने के लिए प्रशासन से संपर्क करेंगे। गुरुद्वारा सिंह समिति के हैरी सिंधु ने कहा कि खुले इलाकों में नमाज के विरोध के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हमारे गुरुद्वारों के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हुए हैं। अगर मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए जगह ढूंढने में समस्या हो रही है तो उनका गुरुद्वारों में नमाज अदा करने के लिए स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गुरुद्वारे में एक समय में हजारों लोगों को समायोजित करने की क्षमता है, लेकिन कोरोना के कारण बने नियमों के तहत वे छोटे छोटे समूहों को ही एक बार में नमाज करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि पॉक्सो एक्ट यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के हित के लिए होना चाहिए। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल जबरन ब्रेस्ट को छू लेना यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इसके लिए यौन मंशा के साथ ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। इस फैसले की देश में काफ़ी आलोचना हुई थी। बता दें, इस मामले में जो व्यक्ति दोषी पाया गया है उसने लालच देकर 12 साल की एक बच्ची के साथ घर बुलाकर जबरन उसके ब्रेस्ट को छुआ और कपड़े उतारने की कोशिश की थी। इसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।